वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम गज़ल 5 को मुकम्मल करेंगे, तशरीह करेंगे और सभी इसके सवाल जवाब को आपको देंगे। तो इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें तारीख़, जोग्राफ़िया, सियासियात, उर्दू में नज़म में अब ये गज़ल, सभी इसके सवाल जवाब अपलोड हैं। तो बच्चों, आप लोग इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें और मेरे चैनल को प्रमोट करिए और बढ़ावा दीजिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम 5वीं गज़ल का यहाँ पे खुलासा करेंगे और जिसे मोइन अ हसन जज़्बी ने लिखा है। तो पहली बात देखते हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ हमें राहतें और खुशियाँ मैसर आती हैं, वहीं दुखों और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हम अपना गम किसी को सुना दें तो दिल का बोझ उतर जाता है। गज़लों में गमे जाना यानी मोहब्बत के गम बयान किए जाते हैं, वहीं गमे दौरां यानी ज़माने की मुश्किलात का बयान भी मिलता है। गमे जाना और गमे दौरां तो मुश्किलात का बयां भी मिलता है। शायर अपने दुखों का इजहार इस तरह करता है कि हम मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। जज्बी की गज़ल इसी अंदाज की नुमाइंदगी करती है। जान पहचान में जानेंगे हम। मोइनुद्दीन अ हसन जज्बी 1912 में मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। उन्होंने झांसी, लखनऊ, आगरा, दिल्ली में तालीम हासिल की। एमए पास करके बाद मुलाजिमत की गर्ज से मुख्तलिफ शहरों में क़याम किया। फिर शोबे उर्दू के उस्ताद की हैसियत से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। मोइन अ हसन जज्बी को बचपन ही से शायरी का शौक़ था। फिरोज़ा, सुख्न मुख्तसर और गदाज़ शब उनके शेरी मजमूए हैं। उन्हें इकबाल सम्मान और गालिब अवार्ड से सरफराज किया गया था। जज्बी तरक्की पसंद दौर के अहम शोरा में शुमार किए जाते हैं। उनकी शायरी का ख़ास वस्फ उनके लहजे का धीमापन और हज़्न आमीज़ गनायत। 2005 में अलीगढ़ में उनका इंतकाल हुआ। तो चलिए हम उनकी गज़ल पढ़ के देखते हैं। तो पहला उनका शेर है, ऐश से क्यों खुश हुए, ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया, जिंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। तो ये शेर का हम जो है तशरीह देखेंगे। दुनिया का हर शख्स ऐश व आराम और सुकून व इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन बिलउलूम ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सुख के साथ दुख और खुशी के साथ रंज व गम लगे हुए हैं। हर शख्स को, ख्वाह अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, दोनों का मिजाज चखना पड़ता है। लेकिन ये एक आम मुशाहिदा है कि ऐश व आराम मिलने पर इंसान खुशी का इजहार करता है, जबकि ज़माने की ज़दें पड़ने पर हवास बाख्ता हो जाता है। दरअसल वो ज़िंदगी की सर्द व गर्म और नशीब व फराज को फरामोश कर देता है। इस हकीकत को मलहूज़ रखते हुए शायर ने ये बात कही है। वो कहता है कि हमने ज़िंदगी की हकीकत को कभी समझा ही नहीं, न जाने ज़िंदगी क्या थी और हम उसे क्या समझ रहे थे। इसलिए हम ऐश व आराम मिलने पर खुश हुए और रंज व गम मिलने पर घबराते रहे। तो देखिए हम इस गज़ल का दूसरा शेर देखेंगे। ना खुदा बेखुद फिजा खामोश, साकित मौजे आब, और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। ना खुदा यहाँ पर क्या है, मल्ला है, रहनुमा है। और फिजा कैसी है, साकित है यानी खामोश है। और आबे हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। तो इसके देखिए हम तशरीह देखेंगे, हम अच्छे से समझ पाएंगे। आम तौर पर इंसान के दरिया में डूबने का खदशा इस वक्त लाक होता है जब दरिया मुतलातम हो, हवाएं तेज हों और मौजें उठ रही हों। शायर कहता है कि यह हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या है कि हम डूबे तो साहिल से थोड़ी दूरी पर डूबे। अगर मंझधार में डूबते तो कोई ताज्जुब की बात न होती। अलावा अजी, नाखुदा बेखुद था, फिजा खामोश थी और मौजें भी पुरसुकून थी, यानी डूबने के हालात नहीं थे, लेकिन फिर भी हम डूबे।
यहाँ पे तीसरा देखिए, हम शेर देखेंगे। वो हवाएं, वो घटाएं, वो फिजा, वो उसकी याद, हम भी मजराब अलम से साजे दिल छेड़ा किए। मजराब होना क्या हो जाता है, यानी जो साज बजाने के तार वगैरह होते हैं वो मजराब होते हैं। लेकिन मजराब अलम क्या है, वो दुख को उभारने वाला, यानी जहाँ पे हमें ये तकलीफ हो रही है वहाँ पे ऐसे साज बज रहे हैं जो दुख को उभार रहे हैं। तो चलिए इसकी तशरीह भी देख लेते हैं। ये तीसरा है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी मखसूस माहौल के ज़ेर असर जिससे यादें वाबस्ता हों, हमें वो भूली बिसरी बातें याद आ जाती हैं। शायर पर भी कुछ ऐसी ही कैफियत तारी है। उसे अपने महबूब की याद आ रही है और उसका दिल उदास हो गया है। कभी उसने इस माहौल में अपने महबूब के साथ ज़िंदगी के हसीन लम्हात गुजारे थे, आज उसे वो बातें याद आ रही हैं। वो कहता है कि ऐसे में हम मजराब अलम से अपने साज दिल को छेड़ते रहे और उस उदास नगमा फिजा में गूंजता रहा। अगला शेर देखेंगे। मुख्तसर ये है कि हमारी दास्तान ज़िंदगी एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। तो इसे हम चौथा मिसरे को तशरीह करेंगे। सुकून दिल एक ऐसी दौलत है जो किसी फ़कीर को भी हासिल हो तो वो खुद को बादशाह समझने लगता है। हम किसी के ताल्लुक से हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि उसे किस चीज़ का सुकून दिल हासिल होगा। किसी को इबादत व रियाजत में, तो किसी को मौसीकी और राग रंग में, किसी को माल व ज़र में, तो किसी को खिदमत खल्क में। हर शख्स अपनी सोच और फिक्र की मुनासिबत से सुकून दिल ढूंढता है। शायर को भी सुकून दिल की तलाश रही है। जिंदगी भर वो सुकून दिल के हसूल के लिए सरगिर्दा रहा, मगर बदकिस्मती से उसे वो दौलत नसीब न हो सकी। इसलिए वो बड़े गमनाक लहजे में कहता है कि हमारी दास्तान ज़िंदगी बस इतनी ही सी है कि हम उम्र भर सुकून दिल के लिए तड़पते रहे, मगर उसे हासिल न हो सके। अगला देखिए शेर है। काट दी यूं हमने जज्बी राह मंजिल काट दी, गिर पड़े हर गाम पर, यानी हर कदम पर, गाम का मतलब कदम होता है, तो गिर पड़े हर गाम पर संभला किए, यानी गिर पड़े हर कदम पर संभला किए। तो चलिए इसका हम जो है तशरीह देखते हैं। आखिरी, हर इंसान की अपनी एक मंजिल होती है, उस मंजिल को पाने की तक वदूद में उसकी सारी उम्र गुजर जाती है। वो लोग जो खुश नसीब होते हैं मंजिल को पा लेते हैं। बाज़ लोगों का ज़िंदगी का सफ़र मंजिल की कुछ दूर रहे से ही ख़त्म हो जाता है और वो मंजिल को पाने से महरूम रह जाते हैं। और बाज़ लोग अपनी अबुल अज़मी और हिम्मत की बिना पर गिरते पड़ते मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। शायर भी एक बुलंद हौसला और आलमी हिम्मत इंसान है। वो कहता है कि जज्बी हमने गिरते पड़ते, बचते संभलते, किसी न किसी तरह राह मंजिल काट दी और अपनी मंजिल पर जा पहुंचे। जज्बी जो है वो शायर का नाम है। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारी गज़ल मुकम्मल हुई। तो हम मानी व इशारात देखेंगे। तो पहला है नाखुदा, मल्लाह, रहनुमा, साकित, हरकत, बेहरकत और खामोश, मिज़राब अलम, दुख को उभारने वाला, गाम यानी कदम। अब मश्की सरगर्मियाँ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, गज़ल का बगौर मुताला करके जेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल करें। तो बच्चों यहाँ पर 9 सवाल है, तो हम बारी बारी सबको हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल है जिसके लिए हम मार्कर ले लेते हैं ताकि हम अंडरलाइन कर सके। पहला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जज्बी की हैसियत लिखिए। तो पहला जवाब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जज्बी उर्दू शोबे में उस्ताद थे। दूसरा सवाल है, शायर की ज़िंदगी को ना समझने का सबब बयान कीजिए। शायर की ज़िंदगी, दरअसल ज़िंदगी की हकीकत से वाकिफ़ नहीं था। शायर जो है दरअसल ज़िंदगी की हकीकत से वाकिफ़ नहीं था, ज़माने के सर्द व गर्म और नशीब व फराज को नहीं जानता था, इसलिए ज़िंदगी उसके लिए हमेशा चिश्ता साबित हुई और वो उसकी हकीकत को कभी समझ ही ना सका। सवाल 3,
शायर के डूबने का मंजर अपने लफ्जों में बयान करिए। शायर के डूबने का मंजर, जब शायर डूबा तब वो साहिल से ज्यादा दूरी पर नहीं था, यानी वो किनारे ही पर डूबा। और मजे की बात यह है कि उस वक्त ना हवाएं तेज थी और ना दरिया मुतलातम था। अब देखिए सवाल चौथा, शायर की दास्तान हयात के दो तजादात को बयान कीजिए। यहाँ पे देखिए शायर की दास्तान हयात के दो तजादात। तो जवाब है, शायर की जिंदगी में खुशियां भी हैं और गम भी है। ये दो तजाद है, खुशी और गम एक दूसरे की जिद हैं। शायर की दास्तान हयात में यही दो तजादात है, यानी अपोजिट है, खुशी और गम का ये अपोजिट है। अब देखिए सवाल पांचवा, गजल से इस्तारे का शेर नकल करके मुस्तार मुंह और मुस्तार लहू को निशान जद कीजिए। तो यहाँ पर है, गजल से इस्तारे का शेर नकल करके मुस्तार मुंह और मुस्तार लहू को निशान जद कीजिए। तो जवाब है, गजल में इस्तारे का शेर दर्जे झेल है। वो हवाएं, वो घटाएं, वो फिजा, वो उसकी याद, हम भी मजराब अलम से साज दिल छेड़ा किए। इस शेर में दो इस्तारे हैं, एक है मजराब अलम और दूसरा है साज दिल। तो मजराब अलम में मजराब क्या है? मुस्तारमु है, और अलम है मुस्तार लहू। इसी तरह साज दिल में साज है मुस्तारमु और दिल है मुस्तार लहू। तो यहाँ पर हमारे ये सभी सवाल पूरे हो गए। अब छठा, शायर की जिंदगी गुजारने के अंदाज को बयान कीजिए। शायर ने ज़माने के सर्द और गर्म को चखते हुए, नशीब व फराज से गुजरते हुए, गिरते पड़ते और गिर कर संभलते हुए जिंदगी गुजारी। अब ये सातवां सवाल, गज़ल के हवाले से जज्बी की शायरी की खास वस्फ हज़न आमीज़ गनायत पर रोशनी डालिए। तो ये इस गज़ल के हर शेर का लहजा धीमा और तरन्नुम रेज है। हर शेर में हज़न आमीज़ गनायत पाई जाती है जो एहसास लतीफ़ को गुदगुदाती है। शेर मुलाहिजा कीजिए। नाखुदा बेखुद फिजा खामोश साकित मौज आब और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। इस शेर में अल्फाज का दरो बस्त और बर महल इस्तेमाल और दिलकश मंजर कशी इस दर्जे मुतासिर करती है कि तस्वुर की आंख के सामने शायर के डूबने का मंजर आ जाता है। पूरी गज़ल पर इसी तरह के हज़न आमीज़ फिजा छाई हुई है। अगला सवाल है आठवां, अपने पसंदीदा शेर की तशरीह अपने लफ्ज़ों में कीजिए। अपनी पसंदीदा शेर, तो यहाँ पे देखिए पसंदीदा शेर क्या है? नाखुदा बेखुद फिजा खामोश साकित मौज आब और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। तो तशरीह है, आम तौर पर इंसान के दरिया में डूबने का खदशा और वक्त लाहक होता है जब दरिया मुतलातम हो, हवाएं तेज हों और मौजें उठ रही हों। शायर कहता है कि ये हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या है कि हम डूबे तो साहिल के थोड़ी दूरी पर डूबे। अगर मंझधार में डूबते तो कोई ताजुब की बात ना होती। अलावा अजी नाखुदा खुद था, फिजा खामोश थी और मौजें भी पुरसुकून थी, यानी डूबने के हालात नहीं थे लेकिन फिर भी हम डूब रहे थे। अब आखिरी और नवा सवाल, गज़ल के रदीफ और काफियों की फहरिस्त बनाइए। गज़ल और रदीफ की फहरिस्त बनाना है हमें। तो इसका जवाब है, रदीफ क्या है इसमें, इस गज़ल में किए किए, और काफिए क्या है, घबराया, समझा, डूबा, छेड़ा, तड़पा और संभला। तो यहाँ पर अगला सवाल है कि हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। तो पहली हिदायत है कि ऐसा मिसरा लिखिए जिसमें हम मानी अल्फाज आए हों। तो ऐसा मिसरा जिसमें हम मानी अल्फाज, तो इसका जवाब है, ना खुदा बेखुद फिजा खामोश साकित मौजे आब। हम मानी एक जैसी आवाज वाले, हम मानी यानी जो साकित है और खामोश, यानी यहाँ खामोश और साकित ये दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पे दूसरा जो है हिदायत क्या है, वो मिसरा लिखिए जिसमें दुख की दास्तां बयान की गई है। दुख की दास्तां बयान करने को कहा गया है। तो जवाब है, हम भी मिजराब अलम से साजे दिल छेड़ा किए।
تیسری ہدایت، وہ مصرع لکھیے جس میں سکون کے لیے مسلسل پریشان رہے. تو اس کا جواب ہے، جواب دیکھیے، مسلسل سکون کے لیے شاعر مسلسل پریشان رہا، تو جواب ہے ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے. چوتھا ہدایت ہے، وہ مصرع لکھیے جس میں گرنے اور سنبھلنے کا تذکرہ ہے. تو چوتھا دیکھیں گے جواب، گر پڑے ہر گام پر سنبھلا کیے. تو یہ شب کی خاکہ ہمیں یہاں پہ مکمل کرنا ہے. تو اس میں معین حسن جذبی کا شعری مجموعہ فیروزہ سخن مختصر گداز شب اور معین حسن جذبی کا ایوارڈ کیا کیا انہیں ملا، تو اقبال سمان، غالب ایوارڈ. اب ان کا شاعری کا وصف کیا کیا تھے، تو دھیما لہجہ اور حزن آمیز غنائیت. تو یہ یہاں پہ ہمارے یہ شب کی خاکہ مکمل ہوا. اب ایکسٹرا معلومات میں ہم دیکھیں گے اسلوبی حسن. وہ شعر نقل کیجیے جو اسلوبی حسن کی عمدہ مثال ہے، مختصر وضاحت بھی کیجیے. تو اس کا جواب ہے، وہ ہوائیں، وہ گھٹائیں، وہ فضا، وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب علم سے ساز چھیڑا کیے. وضاحت کے لیے اشعار کی تشریح میں سے شعر 3 کی تشریح کیجیے. تو ہم نے 3 کی تشریح کی ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے گا. چوتھا ہے، دیکھیے ایکسٹرا معلومات میں ہے کہ تصوراتی حسن بتانا ہے. تو درج ذیل شعر کی وضاحت کیجیے جو تصور کے حسن کا آئینہ دار ہے. ناخدا بے خود، فضا خاموش، ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے. تو جواب ہے، شاعر نے اپنے ڈوبنے کا تصوراتی منظر بیان کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ دریا میں ڈوبنے کا خدشہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب ہوائیں تیز ہوں، اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی ہوں. لیکن شاعر ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا اور اس وقت ناخدا بے خود تھا، فضا خاموش تھی اور موجیں بھی پرسکون تھی. اب ایکسٹرا معلومات میں ہم دیکھیں گے، وہ مصرع لکھیے جس میں دکھ کی داستان بیان کی گئی. تو جواب ہے، ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے. اب قواعد دیکھتے ہیں. درج ذیل جملوں کے لیے صحیح صنف سخن کا نام لکھیے. تو پہلا ہے، وہ نظم جس میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اسے رباعی کہتے ہیں. دوسرا ہے، وہ نظم جس کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے غزل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم اضافی معلومات دیکھیں گے جس میں ہم نظم کے بارے میں معلومات کریں گے. تو نظم عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہے لڑی میں موتی پیرونا. لغت یعنی ڈکشنری میں. ادبی اصطلاح کے طور پر نظم کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ لفظ نثر کی ضد کے طور پر بولا جاتا ہے، یعنی ہر وہ کلام جو نثر نہ ہو نظم ہے. دوسرے مفہوم کے مطابق نظم شاعری کے ایک صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے. موجودہ دور میں حیت کے اعتبار سے نظم کی 3 قسمیں مقرر کی گئی ہیں: پابند نظم، معرہ نظم اور آزاد نظم. پابند نظم ایسی نظم ہے جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترکیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، اور مربع، مخمس، مسدس، ترکیب بند، ترجیع بند اور گیت وغیرہ بھی پابند نظم کے ہی مختلف شکلیں ہیں. معرہ نظم ایسی نظم ہے جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر اس میں قافیہ نہیں استعمال کیے جاتے. آزاد نظم ایسی نظم ہے جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہو، بلکہ مصرے چھوٹے بڑے ہوں. اردو میں آزاد نظم کا رواج انگریزی نظم کی تقلید سے ہوا. 19ویں صدی کے اواخر میں جب ہندوستان میں انگریزوں کا عمل دخل بڑھا اور انگریزی زبان و ادب کے اثرات بڑھنے لگے تو ان کے نتیجے میں آزاد نظم کا چلن بھی اردو میں عام ہوا. روایات کی پاسداری کرنے والوں نے اردو میں آزاد نظم کو قبولیت کرنا پسند نہیں کی،
پسندگی کی نظر سے دیکھا، لیکن رفتہ رفتہ آزاد نظم نے ہماری ادبی تاریخ میں اپنی مستقل جگہ بنا لی۔ ان دنوں معرہ اور آزاد نظم کے ساتھ ساتھ نثری نظم بھی اردو میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ بچوں دیکھیں گے ہم کہ نظم، لفظ نظم کے لغوی معنی ہیں، اور یہاں پہ لڑی میں موتی پیرونا، جیسے ہم نے ابھی آگے دیکھا کہ یہاں پہ یہ 3 پوائنٹ ہے جسے آپ اپنے نوٹ بک میں اتاریے اور اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ یہ پورے جو موضوع ہے اسے سمجھیے اور اسے اتار لیجئے، اور یہاں پر صنعت تضاد کی تعریف لکھ کر اس کی ایک مثال دی گئی ہے جس میں من کے ہارے ہار ہے پیارے، من کے جیتے جیت۔ تو یہاں پر ایک ہار اور اس کی جو متضاد دکھا رہا ہے یعنی اپوزٹ، وہ جیت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اپوزٹ ہمیں مل گیا، تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، تو آپ اس کو نوٹ بک میں اتار کے اسے اچھے سے سمجھ لیجئے۔ لیسن اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اپنے اردو میڈیم کے دوستوں میں، تاکہ انہیں بھی نہ ڈائجسٹ خریدنا پڑے نہ ہی کوئی ٹیکسٹ بک، صرف نوٹ بک لیجئے اور اپنے سبھی جوابات میرے آن لائن سوالوں جوابوں سے اتار لیجئے۔ اس سے انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو بچوں ملتے ہیں اگلی غزل میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔